सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हाउ टू वेरिफिकेशन ऑफ लोन। लोन क्या होता है? जनरली क्या होता है, कंपनी जो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन लेता है। सो व्हाट इज लोन? अमाउंट बोरोड बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर, दैट इज लोन। सो लोन क्या है? कंपनी का लायबिलिटी है कि एसेट है? जनरली लायबिलिटी है, बिकॉज कंपनी हैज टू पे द अमाउंट टू द आउटसाइडर, तो उसको बोलते हैं लोन। सो लोन को कैसे वेरीफाई करेंगे? सो कंपनी जो लोन बैंक से लोन लिया है, तो कितना समय के लिए लोन लिया है, और कंपनी इसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसके लिए टेन्योर ऑफ लोन होता है, 10 साल 15 साल लोन होता है, तो क्या इंटरेस्ट है, कितना इंस्टॉलमेंट देना है, वो डिटेल उसको वेरिफिकेशन करना है। अगर मॉर्गेज वगैरह दे के लोन लिया है तो और चार्ज क्रिएट किया गया है, तो उसको ऑडिटर को एग्जाम करेगा। जो शेड्यूल ऑफ द लोन है इट शुड बी मैच विद द लेजर। और जो मेमोरेंडम आर्टिकल का जो है कि विद इन दैट मेमोरेंडम आर्टिकल रूल और रेगुलेशन को मानकर चलना है। और जो लोन लेना है किसका पावर में है, वेदर व्हाट इज पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सम अदर, दैट हैज टू बी एग्जामिन। सो ये टोटल हम ब्रीफ किए लोन को। तो अभी पढ़ते हैं बुक लैंग्वेज में क्या दिया है। वेरिफिकेशन ऑफ लोन ऑब्टेन बाय कंपनी शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? चेक द अथॉरिटी अंडर व्हिच लोन हैव बीन रिक्वायर्ड और प्रोसीजर बाय द कंपनी, मीन्स हु इज द अथॉरिटी और पावर ऑफ अथॉरिटी टू बोरो द लोन। Then examine the verify the agreement and correspondence related to the loan। जो हम लोग का एग्रीमेंट है एज पर द कंपनी और बैंक के साथ या आउटसाइडर के साथ जो एग्रीमेंट है उसको वेरीफाई करना, एग्रीमेंट को टर्म कंडीशन के लिए। देन शो द बैलेंस शीट और लोन आर सिक्योर्ड और मॉर्गेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मीन्स जो लोन एडवांसेस लिया है कंपनी तो बैलेंस शीट में शो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो उसका मॉर्गेज अगर लिया है नहीं लिया है तो उसको ऑडिटर को वेरीफाई करना प्रोसीजर। देन गेट कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टी रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मीन्स और इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। मीन्स अगर जो लोन लिया है कंपनी तो ऑन बैलेंस शीट डेट उसका बैलेंस कंफर्मेशन लेना है पार्टी से कि जो अमाउंट ऑफ लोन कंपनी लिया है और जितना रीपेमेंट है शेड्यूल इट शुड बी मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो उससे एक सर्टिफिकेट लेना है, उससे चेक करना है ऑडिटर को। रेफर्ड विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन एंड बोरोइंग एनी लोन और बोरोइंग एज इट शुड बी विद द provision of the memorandum or article association of the company and it has to be verified by the auditor and provision has to be made accordingly. Then ensure the interest payable on loan has to be or interest payable on loan receivable or has to be recorded in the unpaid account or no, and see the एग्रीमेंट और द बैंक और टर्म लोन टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट का टर्म कंडीशन एंड लोन है उसको एग्जामिन करना। सो ये है लोन रिलेटिंग ऑल द प्रोविजन। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी? मीन्स जनरली द लायबिलिटी मीन्स एनी इवेंट मे बी अकर मे नॉट बी अकर ऑन द डेट। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब होता है कि मे बी गेन और लॉस अराइज इन द फ्यूचर। जैसे हो गया एक कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो उसके लिए होदर कंपनी मे बी विन द केस और मे लूज द केस। अगर कंपनी विन होता है तो पैसा उसको मिलेगा और मे बी उसको नहीं देना पड़ेगा, बट कंपनी सपोज लूज द केसेस देन कंपनी हैज टू पे द अमाउंट टू द आउटसाइडर। सो डिस्प्यूट हो जाता है। कोई भी सपोज कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदे तो गारंटी पीरियड में था और उसके लिए डिस्प्यूट हो रहा था, बट पार्टी को बोला नहीं, पार्टी बोला हमको पेमेंट दो, हम लोग बोले पैसा नहीं देंगे, डिस्प्यूट एराइज हो गया। सो मे बी इन लैंड है, लैंड हम लोग खरीदे थे बट वो जिससे खरीदे थे वो किसी और को भी बेच दिया है तो डिस्प्यूट हो गया ओनरशिप में। सो केस में कोर्ट में केस पेंडिंग है। सो इन दैट केस ऑल्सो देयर आर मेनी सिचुएशन और वेयर it is called contingent liability. Amount may be paid or may be due on a future date.
ठीक है, और गेन और लॉस में भी अराइज इन द फ्यूचर, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. सो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट टू बी पेड टू द आउटसाइड ऑडिटर बट इट इज अननोन. ठीक है, इस सिंपल भाषा में मैं आपको समझाया. तो ऑडिटर जो होगा कैसे उसको वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग करना है. सपोज मैं ऑडिट करने गया तो क्या वेरीफाई करूंगा वेरिफिकेशन, तो मैं देखूंगा शेड्यूल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, तो टाइप ऑफ कैटेगरी करना है कि ये टैक्स रिलेटेड है कंटीजेंट लायबिलिटी और पार्टी रिलेटेड है. सो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, और टैक्स का हो तो डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का हो, या जो भी टैक्स टाइप ऑफ टैक्सेस है उसका हो सकता है. देन शेड्यूल, कोर्ट का जो केस पेंडिंग है तो क्या स्टाटस है, लेटेस्ट केस जो है स्टाटस क्या है लेटेस्ट केस का, उसका हम लोग को और जो है कि सर्टिफिकेट जो है कोर्ट से मिलेगा या ऑनलाइन आजकल मिलता है, तो उससे वेरीफाई करवाना है. ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में वो शो हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोविजन अगर लिया है तो नहीं है कि नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटी का, और सेकेंडली जनरली होता नहीं है. ठीक है, और फुट नोट में कंटीजेंट लायबिलिटी शो कर रहा है नहीं कर रहा है, और इट इज ए पार्ट ऑफ जो है एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है. तो आपका जो कंटीजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल है कि नहीं है उसको चेक करना है, और क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका है फिक्स हुआ है. तो वेदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कंटीजेंट लायबिलिटी पूरा लॉन्ग टर्म से कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है सालों साल. सो उसमें क्या प्रोग्रेस है नहीं है उसको चेक करना, ऑडिटर को आप अपना कमेंट देना है और ऑब्जर्वेशन. तो व्हाट आर द वेरिफिकेशन व्हाइल डूइंग द कंटीजेंट लायबिलिटी, ऑडिटर को क्या देखना है. तो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स लैंग्वेज में क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाया. कंटीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंसी is the condition or situation ultimate outcome of which gain or loss is unknown. जैसे मैंने आपको बोला था any amount of loss may be occur may not be occur only on the occurrence of the non-occurrence of one or more uncertain future event. Means in case of future it is a uncertain event, it may be occur may not be occur, आ सकता है आ नहीं भी सकता है. Second, the contingent liability is possibility of liability arise in previous dealing action or may not be legal obligation in future. Means future में legal obligation हो सकता है और may not be there. Then following at the verification should be there. Means contingent liability क्या है, check that the all such known or unknown possible liability which may or may not arise in future inclusion contingent liability. Means any such event contingent liability के साथ साथ any pending cases is there, उसको ऑडिटर को एग्जामिन करना है और लिस्ट तैयार करना है, और मे बी लिस्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट. See the contingent liability are shown separately in the footnote in the balance sheet. जैसे मैं बताया था बैलेंस शीट का जो फुटनोट में है उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी का डिटेल होना चाहिए. देन पार्टिकुलर ऑफ द आइटम क्या होना चाहिए, बीस रिसीवेबल और डिजनर बट नॉट मैच्योर, मैच्योर नहीं है उसका पहले डिजनर हो गया. ऑन पेड और कॉल पार्टली पेड ऑफ शेयर, पेड फुल पार्टली पेड होगा या ऑन पेड होगा ऑफ शेयर. लायबिलिटी अंडर गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी कुछ गारंटी दिया है उसका लायबिलिटी हो सकता है. क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट नोन एज डेटर. देन एरियर ऑफ डिविडेंड और एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर हो सकता है. पेंडिंग लीगल एक्शंस और ऑन प्रपोज क्लेम, दीज आर द सम ऑफ द केसेस of contingent liability. So examine if some of the liability are need provision are made on the books of account. अगर प्रोविजन लेना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन लिया है या नहीं लिया है, अगर चाहिए तो. देन अमाउंट ऑफ सेपरेटली रिजर्व इन पॉसिबल लॉस, अगर लॉस होना है तो उसको काउंट किया गया या नहीं किया गया, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया गया नहीं लिया गया. रेफर द डायरेक्टर minutes and correspondence with the legal advisor
ऑफ द कंपनी, जो मिनट्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है डायरेक्टर का उसका, और लीगल एडवाइजर का ओपिनियन है तो उसको एग्जामिन करना है। गेट रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी और नेचर ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी और ट्रीटेड इन द कंटीजेंट लायबिलिटी इन द ईयर। नेचर क्या है और उसका क्या प्रोग्रेस है, जो डीलिंग ऑफिसर से आपको वेरिफिकेशन करना है, उससे डिटेल निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हम देखें ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर को कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। क्रेडिटर मतलब क्या हुआ, पहले ये बताए। डेटर मतलब जिसे पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है। पैसा देना है मतलब उसको इट शुड बी एसेट और लायबिलिटी, इट इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को आप लोग कैसे एग्जामिन करेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था ट्रेड क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। तो शेड्यूल ऑफ ट्रेड क्रेडिटर और उसका एजिंग देख रहे हैं, कितना उसका एज देखना है, 3 महीना से बाकी देना है, 6 महीना और साल भर से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा है तो ट्रेड क्रेडिटर शेड्यूल देखना है। शेड्यूल के साथ आपका बैलेंस शीट के साथ मैच होना चाहिए। कैटेगराइज करना है और कोई एक्शन कंपनी ले रहा है नहीं ले रहा है। बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिटर्स उसको भी देखना है ऑडिटर को। सो दीज आर द पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर। तो हम लोग देखते हैं, टू गेट द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर फ्रॉम द कंपनी एग्जामिन द परचेज लेजर, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक, क्रेडिट नोट और रिटर्न आउटवर्ड और इनवॉइस। सो ये परचेज बुक हो गया, आपका सेल्स बुक हो गया और कैश बुक हो गया, क्रेडिट नोट हो गया और रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसको साथ टैली होना चाहिए जो है रिटर्न टू द क्रेडिटर। देन एंश्योर ऑल परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपका जितना परचेज हुआ है, क्रेडिट में जो परचेज होता है और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ईयर परचेज आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना क्रेडिट परचेज हुआ है और कैश भी परचेज हुआ है तो डिटेल आपको आंसर करना है। कंफर्म फ्रॉम द क्रेडिटर द रेस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग ड्यूज और कंपनी कंपेयर विद द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर। जितना आपका बैलेंस है क्रेडिटर का दिख रहा है, बैलेंस कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रेडिटर। देन एनालाइज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ऑफ द ईयर कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, आइडेंटिफाई रिमार्केबल चेंज विद द एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। मतलब बैलेंस शीट जो है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो निकालना है वो आपको देखना है करंट ईयर प्रीवियस ईयर से और उसको कंपेयर करना है। देन टेस्ट ऑफ सच आइटम ऑफ क्रेडिटर दैट नॉट पेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फाइंड आउट द रीजन। अगर कोई ट्रेड क्रेडिटर है, हम उसको लॉन्ग पीरियड से पेमेंट से नहीं किए हैं, उसको एग्जामिन करना है और क्यों नहीं दिया रीजन को एग्जामिन करना है। देन चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ already shown in the creditor. Check the possibility of payment already shown in the creditor and but not actually paid amount. मीन्स ये भी हो सकता है कि क्रेडिटर को पेमेंट हो गया बोलेगा बट कंपनी पेमेंट नहीं किया, मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो सकता है। और एनी फ्रॉड कैन बी टेकन मे बी अकॉर्डिंग द कंपनी कि हाँ वी हैव पेड द अमाउंट टू द क्रेडिटर बट क्रेडिटर को पैसा मिला नहीं है, इसीलिए तो बैलेंस कंफर्मेशन मंगाते हैं। ठीक है, सो बैलेंस कंफर्मेशन मतलब क्या होता है कि पार्टी को हम लोग बोलते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप हमको लेटर दो, फिर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे कि दोनों का बैलेंस फिर टैली कराएंगे। दैट इज फॉर कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट देखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब क्या हुआ, अमाउंट टू बी पेड। सो वेरिफिकेशन ऑफ द बिल्स पेबल, ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ बिल्स पेबल इन द हैंड ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट में कितना लिस्ट है बिल्स पेबल का वो शेड्यूल अपडेट करना है और दैट शुड बी टेली द बुक्स एंड सम ऑफ द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसको ऑफिसर से क्लैरिफिकेशन लेना। चेक द बिल्स पेबल और बुक्स और बिल्स पेबल अकाउंट और कैश बुक इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑलरेडी पेड और टिल पेबल। जो भी बिल्स पेबल है और पेमेंट हो चुका है कैश बुक के साथ टैली करना है। Then get confirmation from the drawer or the holder of the bill in regards to the amount due on bill accepted by the company. Balance confirmation from the account holder of the bill.
और कितना ड्यू है और कितना एक्सेप्ट हो गया है, उससे कंपनी को क्या है, कंफर्मेशन चाहिए। देन एग्जामिन द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड एंड क्रेडिट चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट ऑफ द कंपनी। मीन्स examine the bill has been accepted and crediting the charges of any asset of the company and has properly disclosed in the balance sheet। अगर बिल कुछ है तो एसेट होना चाहिए और एनी चार्जेस और जो है क्रिएट किया गया एसेट में तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज होना चाहिए, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कैसे आप भाव वेरिफिकेशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, सपोज मैं भी वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी वेजेस कंपनी पेमेंट नहीं किया है वेजेस को, और मैं भी टैक्सेस जो है गवर्नमेंट का टैक्सेस पेमेंट नहीं कर सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और कमीशन और डिस्काउंट कंपनी पेमेंट नहीं हो। आउटस्टैंडिंग मीन्स बैलेंस है, आउटसाइडर को कंपनी को पेमेंट करना है बट वो पेमेंट नहीं किया है, ड्यू है, सो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। सो उसको कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, सो नेचुरली आउटस्टैंडिंग जो है क्या रीजन का आउटस्टैंडिंग है वो देखना होगा, फिर कब से आउटस्टैंडिंग है वो डिटेल निकालना पड़ेगा, और जो भी है लास्ट ईयर के साथ अगर आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है तो कंपेयर करना पड़ेगा, और कौन सा एक्सपेंसेस है वो पर्टिकुलरली उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और इंक्रीज और डिक्रीज, अगर वेजेस बढ़ गया है तो अगर उसका रेस्पेक्टिव उसका आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं कि वेजेस बढ़ा नहीं बट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या होगा एक्चुअली वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी दैट ऑल द अनपेड accrued expenses related to the year are properly included in particular wages। मीन्स कंपनी से एक सर्टिफिकेट ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा कि कितना ड्यू है इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी और रेंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और लीगल एक्सपेंसेस है, उसको सर्टिफिकेट मंगाना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा ऑडिटर को। देन चेक इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैश बुक, वेरीफाई एक्चुअली अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कैश बुक से टैली करना है कितना पेमेंट हो चुका है और कितना बाकी है। सपोज 1 लाख रुपया जो है सैलरी देना था और पेमेंट हो गया है आपका, सपोज आपका फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पेमेंट है, 80,000 पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी मेड, तो कितना बैलेंस देना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, सो 20,000 ही आउटस्टैंडिंग है। सो ऑडिटर को ये चेक करना है कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कैश बुक के साथ उसको टैली कराना है। एंश्योर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सैलरी वेजेस हैड सब्सिक्वेंटली पेड और कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर को नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टाइम में जो है सेटल हो जाना चाहिए। कंपेयर ऑल प्रीपेड और अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना है ताकि बढ़ा या घटा है और इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको कंपेयर करके एक्शन लिया जाए। देन एस्टिमेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेजेस और रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द टर्नओवर। जैसे टर्नओवर बढ़ता है तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स रहता है एंड वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी विद द प्रोडक्शन, एज हम लोग कॉस्टिंग में पढ़े हुए हैं। ये चीज मीन्स एज पर द मटेरियल मीन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा बिकॉज इट इज वेरिएबल। ठीक है, बट फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स होता है, सो उसको कंपेयर करना है। देन एसेट्स आर क्लॉजेस ऑफ एनी मटेरियल चेंजेस और द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपेयर विद दैट प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट का साथ उसको भी कंपेयर करना है, एनी मटेरियल चेंजेस विल बी रेशियो जो है एग्जामिन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग छोटा सा पॉइंट है इनकम रिसीव इन एडवांस। कोई भी इनकम जो है कंपनी रिसीव किया है एडवांस में तो उसको कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। गेट द शेड्यूल ऑफ एडवांस रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट पार्टी और स्पेसिफिक पर्पज। अगर कोई भी इनकम रिसीव किए हैं, एडवांस रिसीव किए हैं
तो कौन कौन पार्टी से रिसीव किए हैं और क्या पर्पस है उसको देखना है। एंश्योर इनकम रिसीव इन एडवांस इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ द करंट ईयर। जो इनकम रिसीव इन एडवांस है इट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ द करंट ईयर। देन check the advance of such not omitted from the balance sheet. It should be shown in the balance sheet.